हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोग का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। आज से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। अभी आप लोग बोलेंगे सर ये क्या शुरू कर रहे हैं? अगर आप क्लास 11th और 12th में हैं तो ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो पहले ही मैं क्लियरली बोल देता हूँ, ये लेक्चर सीरीज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का, ये किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा? जो बीएससी है, बीएससी स्टूडेंट्स बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं, बीएससी केमिस्ट्री में भी आप लोगों का केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री में भी क्वांटम मैकेनिक्स है, वहाँ पर भी अप्रोचेबल जो आइडियाज है मैं वो भी डिस्कस करूँगा। फिर आप लोग अगर एमएससी स्टूडेंट्स है वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरा जो लेक्चर सीरीज होगा क्वांटम मैकेनिक्स का, बेसिक लेवल से एकदम एडवांस क्वांटम लेवल जो एडवांस टॉपिक्स है सब कवर करेंगे लेक्चर सीरीज के अंदर। ये मैं कोई भी मेरा कोई रश नहीं है कि 2 दिन में कंप्लीट करूंगा, 3 दिन, जितना वीडियोस लगेगा मैं इसके ऊपर उतना वीडियोस छोड़ूंगा। मैं इंट्रोडक्शन से लेके जितना दूर तक आप लोग को मैं पढ़ा सकता हूँ उतना दूर तक पढ़ाऊंगा, पूरे डिटेल्स में टॉपिक के अंदर घुसूंगा। और जिन लोगों को फिजिक्स अच्छा लगता है, आप लोग अगर फिजिक्स कभी भी लाइफ में पढ़े हो, फिजिक्स वो जानना चाहते हैं क्वांटम के बारे में, व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, क्यों लोग इतना बात करता है इसके बारे में, तो ये सब कुछ इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर आप लोग देख पाएंगे। मेरे लेक्चर सीरीज को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स या फिजिक्स से प्रति बहुत ही आप लोग इंटरेस्ट जागेगा, आप लोग प्यार करने लगेंगे इस टॉपिक के ऊपर। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स। तो किन लोगों के लिए लेक्चर सीरीज डेडिकेटेड है मैं फिर से बोल देता हूँ, बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए। इसके साथ साथ बीटेक स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं ये वाला लेक्चर सीरीज, और एनी फिजिक्स लवर कैन वॉच दिस वीडियोस। सो चलिए, बहुत कुछ हो गया, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले मैं बोल देता हूँ, आज जो मैं पढ़ाऊंगा, आज कोई आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, कोई क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर नहीं घुसूंगा। आज मैं आप लोग को बोलूंगा ये क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का वर्ल्ड, क्वांटम मैकेनिक्स टॉपिक कैसे डेवलप हुआ, इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा वहाँ पर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का जो फॉर्मूलाज है, क्या से अप्रोच करेंगे हम लोग, कैसे पढ़ेंगे, सब कुछ उसके अंदर घुसेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने क्या लिख के रखा है आप लोग बोलेंगे, तो 20th सेंचुरी के बहुत ही एक फेमस साइंटिस्ट और बहुत ही क्वांटम मैकेनिक्स के ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साइंटिस्ट है रिचर्ड फाइनमैन। ये साइंटिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है अभी आप लोग नहीं समझेंगे, जब हम लोग बाद में लेक्चर सीरीज हमारा आगे जाता जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे क्यों मैं बोल रही था इंपॉर्टेंट। और इन्होंने नोबेल प्राइज भी, सर रिचर्ड फाइनमैन को नोबेल प्राइज भी मिला है, और इन्होंने कहा है, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला है, और इन्होंने कहा इफ यू थिंक यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स यू डोंट अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई भी बोल नहीं सकता, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि वो फुल्ली क्वांटम मैकेनिक्स अंडरस्टैंड कर गया, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो मैं आप लोग को ये बात बोलकर लेक्चर सीरीज के शुरू में डराना नहीं चाहता हूँ, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कितना इंटरेस्टिंग है। कोई भी कोई टीचर क्या बोल देता है, मैं इस टॉपिक में कमांड होल्ड करता हूँ। कोई टीचर आप लोग को बोल देगा, जब स्कूल में पढ़ते थे मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोल पाएगा मैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पूरा मास्टरी होल्ड करता हूँ, क्योंकि कोई उसको फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। तो अभी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का वर्ल्ड में जाने से पहले सोचते हैं फिजिक्स का वर्ल्ड कैसा था। तो हमारा देखिए, साइंस एक प्रोग्रेशन वाला सब्जेक्ट है। जब आप लोग बचपन में प्राइमरी स्कूल में थे तब क्या पढ़े थे, साइंस मतलब टू नो, तब प्रोग्रेशन। तो एकदम एंशिएंट सिविलाइजेशन से जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे जाना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इंसान थोड़ा थोड़ा चीज़ जानता गया, थोड़ा थोड़ा साइंस डेवलप हुआ, फिर आसपास आते गए, एडवांस होते गया। तो हम लोग बहुत सारे साइंटिस्ट थे, हम लोग बेसिकली पकड़ते हैं सर न्यूटन के ज़माने से। तो सर न्यूटन ने सबसे पहले एक फिजिक्स का जो फिजिक्स का फादर हम लोग सर आइजैक न्यूटन को बोल सकते हैं कि उन्होंने लेड किया था क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हमारा जो फिजिक्स है, हमारा फिजिक्स का ब्रांच है, तो सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन, या हम लोग बोल सकते हैं जिस ब्रांच को हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या ब्रांच है, क्लासिकल वर्ल्ड या क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके पायोनियर कौन थे, सर आइजैक न्यूटन थे इसके पायोनियर। इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे उस जमाने में, न्यूटन के अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं पायोनियर है न्यूटन। न्यूटन का पहले भी थे, जैसे केपलर थे न्यूटन के आगे, जिन्होंने ग्रेविटेशन के ऊपर बहुत सारा काम किया था, वो सब के अंदर हम नहीं आ रहे। मैं बोल रहा हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स हमारे जो मैकेनिज्म ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए मूविंग बॉडी, हम लोग ये रियल वर्ल्ड में जो सब देख रहे हैं मैकेनिज्म, मैं ये चल के जा रहा हूँ, इधर से मैं चल के गया वापस आ गया, सब क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो रियल वर्ल्ड में जो फेस करेंगे दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। फिर और एक फिजिक्स का क्या ब्रांच है, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं जो बोलूंगा अच्छे से मेरे साथ फॉलो कीजिए,
लेक्चर में तो हम लोग घुसेंगे, लेकिन किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले क्यों पढ़ रहेंगे वो जानना जरूरी है। डायरेक्ट हम लोग अगर कूद के चल गए, क्वांटम मैकेनिक्स फार्मूला में लिख के दिया, ये फार्मूला में ये ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसे करके रोबोट पैदा करके कोई फायदा नहीं। हम लोग को जानना पड़ेगा कैसे जो हमारा जो टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स ओरिजिन कैसे हुआ, इसको हमें जानना पड़ेगा, फिर हम लोग टॉपिक के अंदर घुसेंगे। तो पहले हम लोग को इसका पीछे का बैक स्टोरी जानना पड़ेगा। किसी भी टॉपिक को जब पढ़ेंगे पूरा उसका जानिए, क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ना है, एग्जाम में पढ़ के रट के मार देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों पढ़ रहे हैं, योर व्हाई शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों पढ़ रहे हैं। फिर फिजिक्स का और एक ब्रांच है, क्या है, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, और यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स के साथ ही साथ काइनेटिक थ्योरी या केटीजी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो दोनों सिमिलर टॉपिक्स में आता है। तो ये एक फिजिक्स का ब्रांच है, और एक तो फिजिक्स का ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो ये जो तीन तो ब्रांचेस था, कब था ये तीन तो ब्रांचेस फाइनली, कब मतलब कंप्लीट हुआ, हम लोग बोल सकते हैं कुल करीब 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के आसपास। अभी आप लोग बोलेंगे, जो लोग किसी को पता है, बोलेंगे सर आइजैक न्यूटन का तो थे सर 1600 ऐसे कुछ साल में सर आइजैक न्यूटन थे, तो अब 19th सेंचुरी क्यों बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जब ये तीनों एक साथ डेवलपमेंट में थे, जहां पर मतलब सर आइजैक न्यूटन थे कब, 17th सेंचुरी में, 1600 के आसपास उनका कुछ था, 1600 से 1700 के बीच में सर आइजैक न्यूटन का पीरियड था। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन 1600 के आसपास था, मतलब 17th सेंचुरी में थे। तो क्या हुआ, क्लासिकल मैकेनिक्स सबसे पहले हमें सर आइजैक न्यूटन ने क्या कहा, एक क्लासिकल वे में हमें थिंकिंग का अप्रोच दिया। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आया, जहां पर हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का जो हमारा सबसे पहले जो आया था, इसका जो काइनेटिक थ्योरी का वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1874 में। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन दोनों ने मिलकर हमें काइनेटिक थ्योरी का आइडिया दिया था, और थर्मोडायनेमिक्स का भी आइडिया वहीं से डेवलप होकर आगे आया। तो पहले हमने क्लासिकल मैकेनिक्स जाना, क्लासिकल वर्ल्ड जाना, फिर थर्मोडायनेमिक्स एक क्या है, एप्लीकेशन, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। यहाँ पर हमने हीट इंजन के बारे में सीखा। यहाँ पर हमने क्या बोला, जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, वर्क। ऐसा ही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, प्लस डेल्टा यू है, वो छोड़िए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या सीखे, वी सप्लाई हीट एंड वी गेट वर्क। तो यहाँ से हमारे पास हीट इंजन डेवलप हुआ, कार्नोट इंजन, यहाँ से हमें हीट इंजन का अप्लाई करके थर्मोडायनेमिक्स का वेरियस टॉपिक हमने जाना, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जाना। तो तब हमें यहाँ से बहुत एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था ये वाला। तो इस टॉपिक में हमें फिजिक्स का इस टॉपिक क्या हेल्प करता है, टू कैलकुलेट द वर्क एंड ऑल द एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर मेजर कौन कौन से साइंटिस्ट थे, यहाँ पर थे कार्नोट थे, उसके बाद हमारे पास केल्विन थे, फिर और भी थे, जूल थे, साइंटिस्ट जूल थे। इसके बाद और भी अगर पढ़ेंगे आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। यहाँ पर प्लैंक भी थे, क्लॉसियस बोल के एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट क्लॉसियस, मैक्सवेल थे। ये सभी थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। तो फिर और एक तो नया थ्योरी क्या आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसके पायोनियर हम लोग बोल सकते हैं सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। हाँ, ये जो मैक्सवेल है यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के पायोनियर थे। जैसे न्यूटन थे क्लासिकल मैकेनिक्स के पायोनियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के पायोनियर थे सर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में मैक्सवेल्स के इक्वेशन पढ़े, 4 मैक्सवेल इक्वेशंस, वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, वो अभी जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ऊपर लेक्चर सीरीज आऊंगा। आप लोग जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, मैक्सवेल के 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, मतलब 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में 4 इक्वेशंस है, जहां से हम लोग पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ल्ड के हर एक चीज को स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन्होंने अपना थ्योरी रखा था, और इन्होंने ही बोला था सबसे पहले कि एवरी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस रेडिएशन। ये किसका वर्ड लाइन था, मैक्सवेल का। तो जब 19th सेंचुरी था तब ये 3 तो थ्योरी फिजिक्स का बहुत ही पॉपुलर थे, ये 3 तो थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो उस टाइम के पीपल ने सोचा, उस टाइम जो थे कि हम जितना भी हम लोग हमारा वर्ल्ड का जितना भी सब मैकेनिज्म है, हम ये 3 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में डिवाइड करके हम स्टडी कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास सब सॉल्व, हम सब कुछ जान चुके हैं। तो पहले तो ठीक था, लेकिन
क्या हुआ, हमारा जितना प्रोग्रेशन आगे बढ़ता गया, जितना हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस किया आगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तब क्या हुआ, हमारे पास और भी एडवांस्ड, हमारे पास तब क्या आया, एडवांस इक्विपमेंट्स आया लेबोरेटरी में। तो वहां पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हुआ कि क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसको हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो तभी आए कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो कि थे मैक्स प्लैंक, नील्स बोर और एक साइंटिस्ट थे नहीं मतलब सबको जानते हैं, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इन्होंने एक प्रॉब्लम नोटिस किया, लेकिन सर एल्बर्ट आइंस्टाइन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर नहीं थे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, सब बहुत जन का रहता है, तो उसी स्टोरी को आज मैं आप लोगों को बोलूंगा। तो ये था 19th सेंचुरी। तो आस्ते आस्ते हमारा, ये आप समझिए तीनों ब्रांचेस किया था उस टाइम में। फिर आस्ते आस्ते जैसे हमारा सिविलाइजेशन प्रोग्रेस किया, फिर 20th सेंचुरी के आसपास, कब मैं बोल रहा हूँ 20th सेंचुरी में क्या हुआ, कुछ हमारे पास नया नया फेनोमेना आया, नया फेनोमेना। और एक चीज ये जानने से पहले, हमारे पास जब सर आइजैक न्यूटन ने अपना थ्योरी दिया था, उधर बोल दिया था लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल। फिर बाद में हमने जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, पोलराइजेशन पढ़ा, फिर इंटरफेरेंस पढ़ा, वहां से हमने क्या देखा कि लाइट बिहेव्स एज अ वेव। लेकिन बाद में हम लोग जब स्टडी करेंगे तब देखेंगे लाइट दोनों तरफ बिहेव करता है, पार्टिकल और वेव दोनों तरफ बिहेव करता है। तो ये थोड़ा आप लोग को जानना पड़ेगा लाइट के बारे में। तो ठीक है, उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं जो क्या बोल रहा हूँ, देखिए कुछ फेनोमेना था, सम फेनोमेना जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो कौन कौन सा दो फेनोमेना थे, कहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुआ, कब, 20th सेंचुरी में। क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स दो फेनोमेना में, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज क्या, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब जब भी c के करीब आ जाता है, v और c मतलब c क्या है, लाइट का वेलोसिटी इन वैक्यूम। तो जब कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी c के करीब आ जाता है तब क्वांटम मैकेनिक्स फेल हो जाता है। और कब फेल होता है, जब व्हेन वी स्टडी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, या हम लोग बोल सकते हैं कोई माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हम लोग जब स्टडी करेंगे, व्हेन वी स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मतलब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। जैसे हम लोग जब क्लास 9-10 में आप लोग पढ़ते थे, आप लोग लिखते थे आइडियल गैस इक्वेशन इक्वल टू पीवी इक्वल्स टू nRT। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। फिर आप लोग कभी भी केमिस्ट्री का अगर कोई स्टूडेंट है, फिजिक्स का है, तो आप सब कोई मोल के बारे में तो जानते हैं, मोल। तो आप लोग कभी भी वन एटम नहीं बोलते जब कैलकुलेशन करते हैं। जब ऐसे कोई भी आइडियल गैस इक्वेशन सब लोग क्वेश्चन करते थे, वो आप बोलते थे इतना मोल्स हाइड्रोजन, इतना मोल्स ऑक्सीजन। तो मतलब मोल्स क्यों बोलते हैं, मोल्स मतलब एक बल्क प्रॉपर्टी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा प्रॉपर्टी, छोटा चीज। जैसे एज फॉर एग्जांपल एक एटम हो गया, एक एटम का प्रॉपर्टी आप लोग हमेशा एक मोल का प्रॉपर्टी करते हैं। एक मोल इक्विवेलेंट कितना है, 6.022 में वो नहीं बोले, इक्विवेलेंट में नियरली इक्वल्स टू 10⁻23 एटम्स है। तो एक मोल इक्वल्स टू नियरली इक्वल्स टू, अभी बोलेंगे एवोगाड्रोस नंबर 6.022, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक मोल नियरली इक्वल्स टू तो इतना एटम्स है। तो ये क्या हो गया, बल्क प्रॉपर्टी हो गया, बल्क। लेकिन अगर मैं बोलूं सिर्फ वन एटम के बारे में स्टडी कीजिए, वन एटम का प्रॉपर्टी स्टडी कीजिए, तब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से हम लोग उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। वन मोल का कितना हमारा प्रेडिक्शन होगा, वो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स से हमने प्रेडिक्ट कर दिया, वन मोल का प्रॉपर्टी। लेकिन वन एटम का प्रॉपर्टी हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का हेल्प से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखाई दिया। और कहां पर प्रॉब्लम दिखाई दिया, जब हमारा कोई भी पार्टिकल का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी को अप्रोच कर रहा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो नियरली 10⁶ मीटर पर सेकेंड, नियरली इक्वल टू अप्रोक्सीमेट नहीं है, लेकिन 10⁶ मीटर पर सेकेंड के करीब है। और हमें पता है लाइट का वेलोसिटी क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो देखिए इलेक्ट्रॉन और लाइट का वेलोसिटी आसपास है, करीब करीब है। तब हमें एक प्रॉब्लम दिखाई दिया कि इलेक्ट्रॉन जब इतना वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तब हम उसके जो बिहेवियर है, उसका जो मोमेंटम है, उसका जो हमारा एनर्जी का लैप्स है, वहां पर जो एनर्जी का हमारा रेडिएशन आ रहा है, उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स से हम लोग
एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तब दो प्रॉब्लम इधर अराइज हुआ। तो दो प्रॉब्लम जब अराइज होगा, हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसा आया, वो था आइंस्टाइन, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। सर आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया। और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने कैसे किया, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने किया कैसे, क्वांटम मैकेनिक्स से। कैसे, क्वांटम मैकेनिक्स से। ये स्टोरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स आया। अभी भी हम लोग का पूरा स्टोरी कंप्लीट नहीं हुआ, तो जब हम लोग रिलेटिविटी पढ़ेंगे तब ये स्टोरी और भी डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब लाइट को अप्रोच करता है तब कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। और एक चीज अच्छा से देखिए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स सेम नहीं है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज अ ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स वेयर वेलोसिटी अप्रोचेस टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये भी एक क्लासिकल मैकेनिक्स का ही ब्रांच है, लेकिन नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स का जो रूल्स है उसमें नहीं है। एक स्पेशल रूल है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको समझिए। और क्वांटम मैकेनिक्स कब आता है, जब हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल, प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम। और जब क्वांटम का मतलब है बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। और क्वांटम मैकेनिक्स का जो पायनियर है वो है सर मैक्स प्लैंक। सर मैक्स प्लैंक। तो प्लैंक सर ने क्या स्टडी किया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी किया था। उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स का कैसे ओरिजिन हुआ, आई होप आप लोग समझे। अभी क्वांटम मैकेनिक्स का भी दो ब्रांचेस है, उसमें हम लोग आएंगे। तो एक हुआ। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज स्टडी करने से फेल होता है। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वो 4-5 प्रॉपर्टीज है। जो प्रॉपर्टीज क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या क्या। तो देखिए, सबसे पहले क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा पाया। फिर क्या नहीं समझा पाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज भी जीता था। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हमारे चैनल में ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आप लोग अगर यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे फिजिक्स विद साइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेक्चर आ जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। फिर क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट। और भी हम लोग जाएंगे तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। इन सब चीजों को क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा पाया। तो इन सब का एक्सप्लेनेशन, ये मतलब जो यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन क्या नहीं कर पाया, यहाँ पर हमने इसके पहले क्या जानते थे, लाइट बिहेव्स एज ए मैटर वेव, लाइट बिहेव्स एज अ वेव। लेकिन यहाँ पर हमने देखा लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यहाँ पर हमने देखा कि लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। और इस फेनोमेना को हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं समझ पाए। तब हमने क्वांटम मैकेनिक्स का हेल्प लिया। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर सबसे पहले किसने स्टडी किया था, सर मैक्स प्लैंक। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो तो लाऊंगा ही। तो कैसे आया क्वांटम मैकेनिक्स समझिए। तो सर प्लैंक का जो हमारा मेजर जो हमारा मतलब स्टेटमेंट था, जो क्लासिकल वर्ल्ड से क्वांटम वर्ल्ड में, हमारे पास क्लासिकल वर्ल्ड में क्या था, एनर्जी को हमने क्या बोला था, इज अ कॉन्टिन्यूअस। क्लासिकल वर्ल्ड में हम देखिए अच्छे से समझिए ये चीज। क्लासिकल वर्ल्ड में, इन क्लासिकल वर्ल्ड हमें क्या पता है, एनर्जी क्या है, एनर्जी है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस। क्लासिकल वर्ल्ड में एनर्जी है कॉन्टिन्यूअस। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में एनर्जी कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, एनर्जी होगा डिस्क्रीट। यही है मेन चीज जो हमारे पास, जो हमारा बोल सकते हैं इसको मतलब एकदम स्टार रूल लाइन, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का एकदम जो जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं जिसको हेडलाइन। तो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम वर्ल्ड में क्या होता है बोलिए तो, एनर्जी डिस्क्रीट। एनर्जी डिस्क्रीट मतलब छोटा पैकेट्स में रहता है, छोटे पैकेट्स, मतलब एज फॉर एग्जांपल ऐसे
मतलब ऐसा कॉन्टिन्यूस नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं जा रहा है, ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में जा रहा है, छोटे छोटे पैकेट्स, मतलब एनर्जी इज डिस्क्रीट। क्वांटम का यही टैगलाइन है, जब हमारे क्वांटम वर्ल्ड में एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट है। ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। ये किसने कहा था? सर मैक्स प्लैंक ने कहा था, एनर्जी इज डिस्क्रीट इन क्वांटम वर्ल्ड। तो क्लासिकल वर्ल्ड और क्वांटम वर्ल्ड का बीच में डिफरेंस आई होप आप लोग समझ पाए। तो क्वांटम मैकेनिक्स का भी हम लोग तो पढ़ेंगे सब कुछ ही, मतलब बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स तक सब कुछ पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स का भी दो ब्रांचेस है, एक है ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, एक है न्यू क्वांटम मैकेनिक्स, इसका एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स का ब्रांचेस मतलब जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता गया, एक है ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, एक है न्यू क्वांटम मैकेनिक। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग वेव फॉर्म सीखते हैं। यहां पर ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसी भी चीज को वेव पैटर्न में या वेव फॉर्म, ऐसे साई इक्वल्स टू लिखते हैं, साई क्या चीज हम सब बोलेंगे, एक वेव के पैटर्न में लिखते हैं। और न्यू क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के जो पायोनियर आप लोग बोल सकते हैं, पायोनियर मतलब जो लोगों ने शुरू किया था, तो सबसे पहले आप लोग एक जिसके बारे में मैंने सबसे पहले बोला था, सर मैक्स प्लैंक एक पायोनियर है। फिर और कौन है? श्रोडिंजर, श्रोडिंजर भी आप लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को भी आप लोग पढ़ना पड़ेगा, एक टाइम डिपेंडेंट एक टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर। मैट्रिक्स फॉर्म में आप लोग बोल सकते हैं पायोनियर कौन है, इनका पायोनियर आप लोग बोल सकते हैं डिराक। फिर आप लोग और भी बोल सकते हैं बॉर्न, सर मैक्स बॉर्न, डिराक, बॉर्न, ये सब कौन है हमारे न्यू क्वांटम मैकेनिक्स में। और सर नील्स बोर भी थे, लेकिन नील्स बोर में ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में भी सर का कंट्रीब्यूशन था, नील्स बोर का, और न्यू क्वांटम मैकेनिक्स दोनों में ही सर का कंट्रीब्यूशन था। नील्स बोर एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत सिग्निफिकेंट साइंटिस्ट थे उस समय। तो ऐसे क्वांटम वर्ल्ड एक नया ब्रांच खुल गया। तो यहाँ पर बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा क्वांटम के बारे में जब पढ़ेंगे। हाँ, और एक चीज़ जो जानेंगे, जैसे हम लोग क्लासिकल वर्ल्ड में हमेशा एप्रोप्रिएट मतलब किसी भी पार्टिकल का एप्रोप्रिएट एनर्जी बोल सकते थे, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बोल सकते थे, एग्जैक्ट पोजीशन। हमें यहाँ पर कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन किसी भी पार्टिकल नहीं मिलेगा क्वांटम वर्ल्ड में, हमेशा प्रोबेबिलिटी मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस लिमिट हमें बोल देगा यहाँ से इस जगह में इस पार्टिकल को मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, मतलब एक रेंज है 0 to L में एक पार्टिकल को मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, वो हमें क्वांटम से मिलेगा, लेकिन कौन सा एग्जैक्ट पोजीशन है कभी नहीं मिलेगा। और हाइजेनबर्ग के बारे में जब हम पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग कंसंट्रेटिव प्रिंसिपल, वहां पर देखेंगे किसी भी पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम कभी भी हम लोग एक साथ डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग का पोजीशन पता होगा हमें मोमेंटम पता नहीं होगा, जब मोमेंटम पता होगा पोजीशन पता नहीं होगा। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्या क्या चीज़ है, आज का इंट्रोडक्शन आई होप आप लोग समझ गए कि क्वांटम वर्ल्ड कैसे डेवलप हुआ, क्वांटम में क्या क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो इसके बारे में जब हमारे पास आया है, मतलब ये टॉपिक जब इनिशियली आया था बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन तो क्वांटम वर्ल्ड को बिलीव ही नहीं करते थे। इसके बारे में अगर और स्टडी करेंगे, सर ने आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, लेकिन वो क्वांटम वर्ल्ड से कभी भी वो क्या बिलीव नहीं करते थे। उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट था, गॉड डजंट प्ले विद डाइस। मतलब हम यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी में जब पढ़े थे बचपन में, आप लोग तो जानते से डाइस, एक डाइस को अगर फेंक दे तो 4 पर गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 6 गिनने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो वो प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम हम लोग मैथ्स में सब कुछ करके आ चुके हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स मतलब एक क्या है, एक फुल्ली हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ही स्टडी करते हैं। हम प्रोबेबिलिटी स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, किसी चीज को प्रोबेबिलिटी रहने का। एक एनर्जी स्टेट में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, -13.6 Z²/n² पढ़ के आ चुके हैं। हाइड्रोजन का लेवल बोलेंगे तो n = 1, फिर n = 2, ऐसा करके बढ़ेगा। तो इसमें क्या है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ऊपर जाएंगे तो 13.6/4, फिर ऊपर जाएंगे 13.6/9, तो मतलब माइनस में था सब कुछ। तो ऐसा करके मतलब ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल। तो इस एनर्जी लेवल में पार्टिकल का रहने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ये सब हम स्टडी करेंगे किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में। यहाँ पर रहने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो ये क्वांटम वर्ल्ड है पूरा पूरी डिपेंडेंट ऑन प्रोबेबिलिटी।
ये चीज़ दिमाग में अच्छे से घुसा लीजिए। तो चलिए, आई होप मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से कोई भी स्टोरी नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर क्वांटम इफेक्ट, फिर हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये भी ब्लैक बॉडी के अंदर ही है, वो पढ़ेंगे। फिर आस्ते आस्ते हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, आस्ते आस्ते सब कुछ हम लोग डेवलप करना शुरू करेंगे, सबका कॉन्सेप्ट। तो आप लोग बोलेंगे सर कि आप यही पढ़ाएंगे? नहीं, इसके साथ साथ मेरा क्लास 11-12 का भी जो वीडियोस आता है वो भी पैरेलली आता रहेगा। तो मैं अकेला इंसान तो हूँ, सब कुछ कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आपको एग्जाम को दिमाग में रख के सब कुछ लेक्चर सीरीज आएगा, कोई भी टेंशन मत लीजिए। सिर्फ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए मेरा काम में। अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। बार बार बोलने को भी अच्छा नहीं लगता, मैं से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि आपका तो कोई मतलब इसमें कोई बड़ा आप लोग को मतलब कुछ काम करने का जरूरत नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए। तो ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।